जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। इस देश में शायद ही कोई परिवार होगा जिसने पुलिस और अदालतों के चक्कर नहीं काटे होंगे। ज़्यादातर मामले अपराध के होते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े। मुकदमा गले पड़ गया तो सारा परिवार मुसीबत में आ जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई मुसीबत आए लेकिन थाना कचहरी के चक्कर ना कटवाए। कारण जानते हैं क्या है? हमारे कानून ऐसे हैं कि अगर उनके फंदे आपके गले पड़ गए तो फिर शामत, निकलना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह यह है कि अपराध के जितने भी कानून हैं, चाहे आईपीसी का हो, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट, ये आज तक वही हैं जिन्हें अंग्रेज़ों ने बनाया। अब सबसे बड़ी बात सुनिए, नरेंद्र मोदी सरकार अंग्रेज़ों की निशानियों को मिटाने के अभियान में सबसे बड़े फैसले के साथ सामने आई है। यह फैसला है अपराध के कानूनों और न्यायिक प्रक्रिया में बड़े बदलाव। इस बदलाव से मुकदमों को दर्ज करने और निपटाने की रफ्तार बढ़ेगी और अदालतों पर बेवजह का जो बोझ है वह काफ़ी हद तक कम होगा। गृह मंत्री अमित शाह संसद में 3 विधेयक लेकर के आए और इन तीनों के जरिए अपराध के मुकदमों के लिए सदियों पहले जो कानून बने थे उनमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। नया कानून कहता है कि अब ज़्यादातर मुकदमों का फैसला 3 साल के अंदर होगा और 0 एफआईआर देश में कहीं भी लिखी जा सकती है। अमित शाह ने इन बिलों को सदन में रखते हुए कहा कि हमारे यहाँ आज भी अंग्रेज़ों का कानून चलता है जिन्हें बनाया ही गया था सज़ा देने के लिए। अब सरकार नए कानूनों को इंसाफ के लिए लेकर आई है। अब मैं अमित शाह ने देश के सामने क्या कहा ये सुनाऊं, उससे पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि आप ये देखिए कि हम आज़ाद तो 75 साल पहले हुए, लेकिन हमारे यहाँ अपराध दर्ज करने, उनकी कानूनी और अदालती प्रक्रियाओं के चलने, सबूतों को पेश करने के लिहाज से अंग्रेज़ों ने 1860 में आईपीसी बनाया, 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट और 1898 में सीआरपीसी, और वही आज तक चलता रहा है। किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि गुलामों को कब्जे में रखने के लिए जो कानून बने थे वह आज़ाद नागरिक के लिए नहीं होने चाहिए। अब आप अमित शाह को सुनिए। सदन को बताना चाहता हूं, ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत हुई। परंतु इसके अलावा आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गैजेट का जिक्र है, ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए, लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव का जिक्र है। 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर कर आज हम एक नया कानून मान्यवर लेकर आए। 475 जगहों पर इस बात की गवाही है कि हम गुलाम रहे हैं। अंग्रेज़ी हुकूमत ने जो कानून बनाए, उन कानूनों का जो रेफरेंस मिला, वो सारे रेफरेंसेस जस के तस आज की तारीख में किताबों में पड़े हुए हैं। अब जो कानून आने जा रहा है उसकी कुछ मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देश को आज सुनना चाहिए। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके खिलाफ मुकदमा या उसके घर में मुकदमा ना हो जाता, और एक बार हो गया तो फिर लेने के देने हैं। अजीब सी मुसीबत रहती है। अब जब नया कानून आएगा जिसका बिल रखा गया सदन में, अदालत में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। बस पकड़िए, लटकिए, टैक्सी पर जाइए, फिर कचहरी पहुंचिए, दिन भर धक्के खाइए, पसीने से तरबतर रहिए, कहीं सतुआ सानिए, कहीं कुछ जुगाड़ के खाइए, और फिर एक सुनवाई, एक हाजिरी आपकी हुई या नहीं हुई,
लेकिन आपका दिन निकल जाता था। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकेगी। 0 FIR कहीं भी रजिस्टर की जा सकती है, यानी कि कोई मामला है जो आप दर्ज कराना चाहते हैं तो वो थाना दर्ज करेगा, फिर वो जो आपका थाना है वहाँ उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। सर्च और ज़ब्ती, जब भी होगी सर्च और कुछ जब्त किया जाएगा तो उसकी वीडियोग्राफी ज़रूरी होगी। कुर्क की जब्ती का आदेश, जो संपत्ति जब्त होती है, कुर्क होती है, उसका आदेश कोर्ट देगा, पुलिस खुद संपत्ति जब्त नहीं करेगी। दोष सिद्ध करने के लिए पुलिस को सबूत पेश करना ज़रूरी होगा। 3 साल तक जिन धाराओं के तहत सज़ा हो सकती है वैसे मामलों का समरी ट्रायल होगा, यानी कि कम समय में उन मुकदमों को निपटाना होगा। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना होगा। 7 साल से अधिक सजा वाले केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट ज़रूरी है, यानी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अब देश में बढ़ेंगे। फैसला 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। अगर आपके खिलाफ फैसला आ गया या आपके हक में आ गया है तो उस फैसले को अदालत 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन डालेगी। यौन हिंसा में पीड़ितों को सुने बगैर केस वापस नहीं। अगर कोई लड़की महिला है और मुकदमा वापस लेना है तो कोर्ट में उसकी गवाही के बगैर, उसको सुने बगैर मुकदमा वापस नहीं होगा। नाबालिग से बलात्कार पर अब मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान है, यानी कि जो अपराधी घोषित हो जाता था वो देश से बाहर चला गया, तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाता है तब तक मुकदमा चलता नहीं था। अब प्रोविज़न ये है कि अगर आप दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, मुकदमा चलाना चाहते हैं, वो देश के बाहर है, तब भी चलेगा, जज पर निर्भर करता है। संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर सजा का प्रावधान है। मौत की सजा, आजीवन कैद हो सकती है, लेकिन रिहाई नहीं होगी। अगर किसी आदमी को फांसी हुई और सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते वो कन्वर्ट होकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आ गया, आजीवन कारावास में, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कानून के आधार पर उसको आप रिहा कर देंगे। बाद में भगोड़े खिलाफ मुकदमा चल सकता है, जो मैंने आपको बताया। लापरवाही से मौत की सज़ा 2 साल थी, बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। महिला के निजी वीडियो, उसके फोटो अगर आप वायरल करते हैं तो सज़ा होगी। सभी अदालतें 2027 तक कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी, यानी कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन स्टेट में और लोअर कोर्ट्स ये सारे 2027 तक कंप्यूटराइज्ड होंगे, ऑनलाइन। थानों में टूटी फूटी जितनी गाड़ियां हैं, कबाड़ पड़ी हुई, उन सब का निपटारा होगा। उनकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उसके बाद उन खटारा गाड़ियों को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ये अब सलीके से कानून कहता है। जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है। कानून में कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं। लोगों की श्रद्धा उठ गई, कोर्ट में जाने से डर है। मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूं, विधि मंत्री भी रहा हूं। कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों? कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में करके हमने कई सारे ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे निर्दोष नागरिक को फंसाया न जा सके। सर्च और जब्ती के वक्त ढेर सारी ऐसी फरियादें मेरे यहाँ रख दिया गया, मेरे यहाँ था नहीं, पुलिस लेकर आई, रख दिया। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा वो वैध नहीं होगा। जो नया कानून होगा उसमें आम आदमी को क्या फ़ायदे हैं, रियायतें कितनी हैं। जो पुराने कानून थे उनके मुकाबले अब जो स्थितियां होंगी वो आम आदमी के लिहाज से कितनी बेहतर होंगी।
यह जानने के लिए मेरे पास 3 सीनियर एडवोकेट हैं। रेणु वाजपेयी जी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। कंचन सोमवाल, आप भी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। और वरुण सिन्हा, आप सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रेणु जी, मैं कंचन जी के पास आना चाहता हूँ। कंचन जी, अभी तक क्या था कि अगर मुकदमा हो गया, कोई आदमी फंस गया है, स्टेट जो है यानी कि पुलिस है, सरकारी अधिकारी हैं, वो लाट साहब, आम आदमी जो है उसके ऊपर ओनस है कि तुमको साबित करना है कि तुम बेकसूर हो। और ये लगातार चलता रहा, क्योंकि वो इस तरह के कानून रहे। अंग्रेज़ों ने डराने के, धमकाने के लिए, गुलाम बनाए रखने के लिए, आपके भीतर भय पैदा करने के लिए जो कानून बनाए वो लगातार चलते रहे। आपको लगता है कि अब ये सिटीजन के हक में बदलाव हो रहे हैं? बेसिकली सर, मैं जैसे सर ने आपसे पहले ये बात कही थी कि उन्होंने कहा कि वो किसी को कोर्ट जाने के लिए नहीं कहेंगे, वो बेसिकली यही कहेंगे कि क्या बोलते हैं, कोर्ट जाना ही अपने आप में एक सज़ा है। सो पहले के हिसाब से जो अब जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उस बिल में सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, एक फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल के ऊपर प्रोविज़न बना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उस पूरे ट्रायल की, हर चीज़ ऑनलाइन अपलोडेड है। हर चीज़ वीडियो, मतलब किसी की स्टेटमेंट से लेके क्या बोलते हैं, क्या सर्च हो रहा है, क्या मैटर कैसे चल रहा है, क्या कैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हर चीज़ वो है। आपको वीडियो पे ऑनलाइन अपलोडेड दिखेगी, आप सब कुछ देख सकते हैं। और इसके बाद अब क्या बोलते हैं, दूसरी चीज़ एक लिमिट में कर दिया है, क्या बोलते हैं, अपना जो अब हमें जजमेंट वगैरह या जो कि ट्रायल वगैरह ख़त्म करने का टाइम पीरियड है, वो एक स्पेसिफिक प्रोविजंस में एक स्पेसिफिक एक टाइम पीरियड आ गया है इस बिल में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही जी जी जो रेणु आया जी, है, इसमें प्रोविजंस बहुत सही आए हैं। आम आदमी आपको सुन रहा है देश का, जैसे है कि ज़ीरो एफआईआर कहीं भी लॉन्च की जा सकती है। आप लोगों को बताइए कि ज़ीरो एफआईआर क्या होती है। अगर वो अपने स्टेट से बाहर है, कहीं ऐसी जगह है जहां उसके खिलाफ कुछ या उसके साथ कुछ हो रहा है, उसको एफआईआर दर्ज करानी है, कैसे कर सकता है? सर, अभी ये जो नया बिल लाया जा रहा है, इसमें जो 0 एफआईआर का प्रावधान है। अभी क्या होता था, मान लीजिए हमारे साथ कोई क्राइम हुआ, कोई घटना हुई, उसके बाद हम थाने पर गए या नहीं गए, हम थोड़े समय बाद दूसरी जगह चले गए, हम वहां जाके थाने पे अगर जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमारे साथ ये घटना हुई है, इसकी रिपोर्ट कर ली जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए, तो वहां मना कर दिया जाता था कि क्राइम किस घटना के स्थल पर हुआ, ये उस थाने का जुरिसडिक्शन नहीं है, तो आपको फिजिकली फिर वहीं जाना पड़ेगा जहां पर ये घटना हुई थी। अब जो नया बिल लाया जा रहा है, इसमें जो 0 एफआईआर का प्रावधान पहले भी था, लेकिन अब एक इसको लीगल फॉर्मल रूप दिया जा रहा है। इसमें क्या है कि थाने राज्य के तो भीतर ही होगा, पर एफआईआर कहीं पर भी 0 एफआईआर आपको दर्ज होगी और 15 दिन के अंदर उसको कंसर्न जुरिसडिक्शन वाले थाने में आपको भेजना। मैं एक उदाहरण आपके साथ रखना, एक उदाहरण फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं नोएडा से दिल्ली आ रहा हूं और मेरा पासपोर्ट नोएडा में गुम हो जाता है, मैं दिल्ली आ गया। अब मैं दिल्ली की किसी थाने में जाता हूं, मैं कहता हूं कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया। वो पूछता है कहाँ गुम हो गया, मैंने कहा कि नोएडा सेक्टर 18 में हो गया। तो कहता है कि आप लौट करके जाइए, आप नोएडा जाइए, सेक्टर 18 में वहीं दर्ज कराइए। लेकिन अब मैं दिल्ली में भी करा सकता हूँ, यही मतलब हुआ? सर, ये अभी जो नए प्रोविजंस है, जो ड्राफ्ट बिल आया है, इसमें कई चेंजेस अभी होंगे, लेकिन एज पर माय नॉलेज अभी उसी स्टेट में चेंजेस हो सकते हैं। आप एक स्टेट में कहीं पर भी, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप कहीं 0 एफआईआर दर्ज करते हैं, वो उस डिस्ट्रिक्ट में दूसरे उस जुरिसडिक्शन वाले थाने में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन अभी स्टेट का जो है इशू, वो अभी इसमें एक चीज़ हमें देखनी होगी कि स्टेट का शायद प्रावधान अभी इसमें इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। तो हो सकता है अभी ये स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल है और इसमें अभी और भी चेंजेस और भी सुझाव जो है वो इंक्लूड होंगे, तो चेंजेस अभी और आएंगे। तो फाइनल जो निकलेगा ड्राफ्ट, तो उसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी समाहित किया जाएगा। जी वरुण जी, बिल है, ड्राफ्ट स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, फिर वो सदन में आएगा, पास होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अब चूँकि डिजिटलाइज किया जाएगा, सारी अदालतें कंप्यूटराइज हो जाएंगी, थानों में आपकी एफआईआर जो है ऑनलाइन आपको मिलेगी, पेशी भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। आम आदमी के लिए
यह कितना सहूलियत भरा होगा? सर्वप्रथम मैं आपके कोई चैनल कोई के केस माध्यम बता करके, मतलब जैसे कोई मिसाल रख करके आप मुझे समझाइए। ठीक, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को बहुत ही बधाई देता हूँ कि इस देश को ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की बनाई हुई कानून को आज उन्होंने डिसोन करते हुए हम कह सकते हैं कि स्वदेशी कानून को आज स्थापित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम। तो सर्वप्रथम मैं मोदी जी की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब बात रही कि ये जो आज जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जी, इस बिल के माध्यम से एक जो ओपेकनेस जो सीआरपीसी में थी उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। और आप देखेंगे कि पहले जो इंडियन पिनल कोड था उसमें कुल 511 सेक्शंस थे और आज जो इंडियन पिनल कोड जो आया है, जिसको कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता, उसमें 356 सेक्शंस हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आमूल परिवर्तन इंडियन पिनल कोड में किया गया है 2023 के बिल के माध्यम से। उसी तरह से जब आप सीआरपीसी में देखेंगे कि पहले 484 सेक्शंस थे, आज उसको 523 सेक्शन बनाया गया है कि जो कमियां थी उन सारे कमियों को दूर करते हुए आज उसको संतुष्ट किया गया है। नहीं मैं लेकिन एक बात बताना चाहता हूं जी, कि एक जो प्रोविजन था इंडियन पिनल कोड में कि अगर आप सरकार के दफ्तर में गए जी, और आपने सरकारी अधिकारी के मन के खिलाफ कोई बात कही और उसने अगर आपके खिलाफ नाराजगी व्यक्त की तो सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में आपके खिलाफ एफआईआर तुरंत हो जाया करता था। अगर आपने अंचल कार्यालय में या ब्लॉक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया इस प्रजातांत्रिक राज्य में, तो वहां का सीओ वीडियो आपके ऊपर सरकारी काम काज में बाधा डालने का एफआईआर कर देता था। उस प्रोविजन को इस नए बिल में बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। इस तरह से अनेकों धाराएं हैं जिसको समाप्त किया गया है। अब यह बात रही कि जो आगे जो काम काज में किस तरह से इसको लोगों को सहूलियत होगी, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे कि आप किसी कारणवश अदालत नहीं पहुंच रहे हैं जी, और आप चाहते हैं कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम अदालत में अपनी उपस्थिति दें, तो आज जो सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आप चाह करके भी आपको सशरीर अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके माध्यम से आप दुनिया के जिस किसी भी कोने में रहें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप कोर्ट के समक्ष अपनी प्रस्तुति, अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और इस तरह से यह एक ऐतिहासिक कदम है। उसी अनुसार अगर आप फिजिकल अपीयरेंस में नहीं आते हैं तो आपका एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये मैंडेटरी किया गया है कि फिजिकली आपको कोर्ट के समक्ष आने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो कहीं भी रह करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना गवाह दर्ज करा सकते हैं। तो इसके कई आयाम, एक तो कि कोर्ट में गवाह आता है और अगर कोई क्रिमिनल दूसरा पक्ष है तो उनके ऊपर जान माल की जो क्षति पहुंचने की आशंका रहती है उससे निजात मिलेगा। फ्री एंड फेयर वातावरण में गवाह जो है अपना साक्ष्य अदालत के समक्ष रिकॉर्ड करवा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक आमूल परिवर्तन बिल्कुल आज के ये दरअसल के माध्यम से। जी वरुण जी जो कह रहे हैं या बाकी जो मेरे मेहमान कह रहे हैं, जो कानून बने थे, फर्ज करके हम सरकारी दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर में जो अफसर बैठा हुआ उसके साथ ऊंची आवाज़ में अपने बात कर ली, वो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेगा सरकारी कामकाज में बाधा डालने का। आपने सरकारी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर दिया, आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। अब ओनस जो है वो स्टेट के ऊपर आ रहा है। अगर पुलिस है, सरकारी दफ्तर के कर्मचारी हैं, बाकी जुडिशरी है, उनको भी अपनी भूमिकाएं, अपनी जिम्मेदारियां बराबर निभानी पड़ेंगी।
जनता जो है वो आपसे जवाब तलब कर सकती है, उसका जो अधिकार है वो बनाए रखा जाना चाहिए। कोई आदमी गलत तरीके से फंसता है तो उसके इंसाफ की गुंजाइश बने, ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही, कानून में ऐसे बदलाव लाए जा रहे हैं। मैं आप तीनों के पास आऊँगा, कुछ बातें नई जो हैं मैं बता देना चाहता हूँ। जो नया बिल है उसमें राजद्रोह का नाम हटा दिया गया है, नाम हटाया गया है। धारा 150 उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। ये धारा कहती है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के आरोप में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की कैद या आजीवन कारावास हो सकती है। अब सवाल यह है कि धारा 150 कहती क्या है? कोई आदमी अगर कुछ ऐसा बोलता है, ठीक से सुनिएगा, बोलता है, लिखता है, इशारा करता है, कोई वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजता है, फाइनेंशियल सोर्स का इस्तेमाल करता है और इसके चलते अलगाव या सशस्त्र विरोध या विध्वंसक गतिविधियों को हवा मिलती है, लोगों की भावनाएं भड़कती हैं या देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा होता है, तो उसके खिलाफ धारा 150 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और सज़ा अधिकतम आजीवन कारावास हो सकती है। जो संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। सजाए मौत को आजीवन कारावास में बदला तो जा सकता है, लेकिन पूरी तरह बरी नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसको फांसी हो गई, उसको अगर आजीवन कारावास सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, उस वर्डिक्ट को उसने चेंज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी आधार पर उस आदमी को आप बरी कर सकते हैं। वह मौत तक जेल में ही रहेगा। एक केस मुझे याद आ रहा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फर्ज कर लीजिए कि आनंद मोहन बिहार, उस केस में डीएम कृष्णैया की हत्या में उनको फांसी हुई, उसके बाद कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास दिया, यानी कि वो जो फैसला था उसको अपर कोर्ट ने बदल दिया। नीतीश सरकार ने नियम में बदलाव करके आनंद मोहन की रिहाई कर दी, लेकिन नए कानून में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपको फांसी हुई है। फांसी को, सजाए मौत को आजीवन कारावास में बदला गया है। जो आदमी फांसी का सजा याफ्ता है या फांसी की सजा हो चुकी है, उसका फैसला या उसकी सजा अगर आजीवन कारावास है तो बस सजा में रियायत है, वो जेल से बाहर नहीं जाएगा। आप अमित शाह को सुनिए। अपराधियों के विरुद्ध जो भाग जाते थे, इसके लिए भी 10 साल की सजा का लाया है, प्रावधान लेकर आए हैं। सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे। अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं। 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं। किसी भी गुनहगार को, अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं सामने, इसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा मिलेगी। संसद में अमित शाह उसी बात का इशारा कर रहे थे जिसका जिक्र मैंने किया, आनंद मोहन केस। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देश के सामने 5 प्रण रखे थे। उनमें से एक था गुलामी की निशानियों को खत्म करना। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव उसी का नतीजा है। बहुत सारी चीज़ें बदली जा रही हैं, कानून भी बदले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में कहा था कि अंग्रेज़ों के समय के बनाए गए जितने भी कानून जिस विभाग में भी हैं, उन पर पर्याप्त चर्चा और विचार करके आज के समय के मुताबिक और भारतीय समाज के हक में उन्हें बनाया जाना चाहिए। अब आम आदमी के लिए, या यूँ कहिए कि जिसको इंसाफ चाहिए, उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और कैसे, ये समझना भी ज़रूरी है। जो दस्तावेज़ की परिभाषा होती है उसको बदला जा रहा है। अब उस दस्तावेज़ की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉन्ग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन डिटेल्स, मेल्स, इन सब को उस फाइल में शामिल किया गया है। एफआईआर के केस डायरी में, जो केस डायरी एफआईआर के बाद तैयार करती है पुलिस, वहाँ से लेकर चार्जशीट और चार्जशीट से लेकर जजमेंट तक, ये पूरी जो प्रक्रिया है ये डिजिटलाइज की जाएगी। इसका प्रावधान किया जा रहा है। रेणु जी, अब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। एफआईआर
पुलिस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट, ये सब डिजिटलाइज हो जाता है, एक ट्रांसपेरेंसी आती है। आम आदमी उस लिहाज से कितने फ़ायदे में है और जस्टिस जो है वो किस हद तक उसको मिल सकता है या मिलेगा। सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं इसमें कुछ एक उदाहरण भी देना चाहूँगी और आपसे एक बहुत अच्छी इससे ये बात शेयर करूँगी। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो महिलाओं के लिए बनाया गया था, नॉर्मली इसमें प्रावधान है कि 60 दिनों के अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए। जी। बहुत बार क्या होता है कि डेट्स पे डेट्स या कोई और रीजंस के कारण डेट बढ़ती जाती है, 2 साल 3 साल चलता जाता है। एफआईआर करवाते आजकल। मैं एक और चीज़ आपसे इससे पहले कि मैं बात ये स्लिप हो जाए, हमारे समाज का स्वरूप बदलता जा रहा है। आज से कुछ समय पहले या आज से कुछ साल पहले लिव इन का इतना चलन नहीं था, लेकिन अब हम देख रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जी। अब ऐसे केसेस में जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि मैं बहुत थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करती हूँ कि एक केस हमारे पास था जिसमें कुछ इस टाइप का था कि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो लिव इन में रह रही थी, लेकिन अचानक कुछ रीजंस की वजह से जो जिनके साथ रह रही थी वो उन्होंने धोखे से या किसी भी तरीके से छोड़ दिया उनको, जाके दूसरी शादी कर ली, आज परिवार के साथ हैं। अब ऐसे में वो जो लड़कियां हैं उनको किसी भी तरीके का न्याय नहीं मिल रहा, तो एफआईआर कराई उन्होंने। उनमें से ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने जाकर एफआईआर कराई। मैं एक ग्रुप की आपको बात बता रही हूँ, तो उसमें से कुछ लड़कियों ने एफआईआर कराई। एफआईआर में पता चला कि एफआईआर के बाद कि पुलिस के कुछ अधिकारी या कुछ उन्होंने आरोप लगाया कि मिले हुए हैं और 3 साल बीत चुके हैं, चार्जशीट भी अभी तक फाइल नहीं हुई। इसमें क्योंकि वो रफ्तार जब आ भी जाएगी। जाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि फिर तो- उसको इंसाफ तो मिलने में। बिल्कुल, तो ये जो बिल आया है इससे सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इससे स्पीडी जस्टिस, जो स्पीडी ट्रायल है वो होगा। तो जो हम जिस तरह की मांग करते आ रहे हैं महिलाओं के लिए या किसी के लिए भी कि ये स्पीडी जस्टिस हो, तेजी आए, जी। तो वो इस नए बिल कंचन के जी, थ्रू मैं आपके पास यकीन- आऊं से पहले इस बदलाव का एक और हिस्सा जो बहुत ज़रूरी मैं समझता हूं उसको भी दर्शकों के सामने रख देना चाहता हूं। मॉब लिंचिंग कानून को सरकार ने सख्त किया है। अब इसमें मौत की सज़ा हो सकती है। नए विधेयक में मॉब लिंचिंग को हत्या की परिभाषा में डाला गया है। जब 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह एक साथ मिलकर किसी नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास या किसी दूसरे आधार पर हत्या करता है तो यह मॉब लिंचिंग कहलाएगा। इसमें कम से कम 7 साल और अधिक से अधिक मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कानून काफ़ी सख्त किया गया है। नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में सजा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। यह आजीवन कारावास की सजा होती है। रेप के कानून में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है जो कहता है कि विरोध न करने का मतलब सहमति नहीं है। अगर लड़की विरोध नहीं करती है इसका मतलब कि आप कहें कि नहीं उसकी सहमति उसमें थी, ऐसा नहीं है। यह बताकर कि यौन संबंध बनाने वालों को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। नए कानून के तहत नाबालिग से गैंगरेप पर मौत की सजा होगी। रेप विक्टिम की पहचान को बचाने के लिए नया कानून बनाया गया है और कोई भी इस तरह का मामला जो महिलाओं के खिलाफ है, महिला विक्टिम है रेप का मामला, वो मामला वापस नहीं होगा जब तक वो कोर्ट के सामने जाकर के अपना बयान नहीं देती है। उसके आधार पर ही वापसी मामलों की होगी। कंचन जी, अब चूंकि पहला चैप्टर महिलाओं को लेकर के ही नए कानून में आया है, यह जो प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजन से महिलाओं के खिलाफ जो मामले होते हैं वो और महिलाओं को इंसाफ मिलने में जो समय लगता है वो, उसमें कितनी रफ्तार तेज़ी आएगी और कितनी आसान हो जाएगी पूरी व्यवस्था महिलाओं के हक में, ऐसा लगता है आपको? सर, जिससे मैंने अपने इसमें स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कि क्या बोलते हैं, जो नया बिल है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लाई गई हैं जो कि पुराने हमारे एक्ट में नहीं थी। काफ़ी सारे लेकुनास को फिल किया गया है इसमें।
और सर सबसे पहले जो आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे, मॉब लिंचिंग का पहले किसी भी एक्ट में कोई कोई कहीं भी कोई एक्ट नहीं था मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग आज के ज़माने में इतने ज़्यादा केसेस हो गए मॉब लिंचिंग के कि मॉब लिंचिंग के लिए ये जो नया प्रोविज़न बनाया गया है जी, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एक प्रोविज़न ज़रूरी के बाद प्रोविज़न है इतना ये, जो समय की कमी है, इसलिए हाँ जी। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने आकर के दर्शकों को बताया कि जो नया कानून आ रहा है वो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में बदलाव को लेकर के वो किस तरीके से मुकदमों को, इंसाफ को रफ्तार देगा, ट्रांसपेरेंट होगा। वक्त के मुताबिक जो चीज़ें बदली हैं, जो चुनौतियां सामने आई हैं, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कानून में बदलाव किए गए हैं। बहुत सारे कानून रद्द किए गए हैं, कुछ नए कानून भी शामिल किए गए हैं। लेकिन यह जो नई व्यवस्था होगी इंसाफ की, वो अंग्रेज़ों के गुलामों की खातिर बनाए गए कानूनों के मुकाबले काफ़ी बेहतर होगी और एक आज़ाद मुल्क के नागरिक को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत मददगार साबित होगी। इस बात की उम्मीद आप कर सकते हैं। अरसत में आज इतना ही। अब सोमवार को मेरी आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।